गुड मॉर्निंग बच्चों। हिंदी ग्रामर में कल हम कारक पढ़ रहे थे, तो कारक के भेद हमने सीखे थे और उसमें हमने कर्ता कारक और कर्म कारक पढ़ लिया था। आज हम स्टार्ट करते हैं करण कारक से। देखिए, करण कारक का जो विभक्ति चिन्ह होता है या बोल सकते हैं जो कारक चिन्ह होता है या बोल सकते हैं जो परसर्ग होता है वो से होता है। क्या होता है? से। अब ये से का इस्तेमाल हम किस रूप में करते हैं उसके लिए आइए देखते हैं। वाक्य में संज्ञा आदि शब्दों के कुछ रूप से क्रिया के करने के साधन का बोध होता है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्रिया के करने के साधन का बोध होता है। सबसे पहले कारक क्या होते हैं? संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के साथ उनका संबंध प्रकट होता है। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उनका संबंध क्रिया के साथ प्रकट होता है उस संबंध को हम कारक कहते हैं। ठीक है। अब संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के करने के साधन का बोध होता है, मतलब क्रिया किस साधन से की जा रही है, किस वस्तु के प्रयोग से आप क्रिया कर रहे हैं, आप वहाँ पर करण कारक का प्रयोग करते हैं। जैसे माँ चाकू से फल काट रही हैं, तो जो कर्ता कारक है वो माँ है। क्रिया क्या है? काटना है। क्या काट रही हैं? फल काट रही हैं, तो फल हो गया कर्म। अब इसमें एक शब्द और आया है चाकू से, तो काटने का जो काम हो रहा है उसका साधन है चाकू, क्योंकि बिना चाकू के तो फल नहीं काटे जा सकते हैं। तो यहाँ पर जो चाकू से है ये करण कारक का उदाहरण है, और उसमें जो से है वो क्या है? वो विभक्ति चिन्ह है। इसी तरह से देखिए, नीता कार द्वारा विद्यालय जाती है, तो करण कारक में से भी आता है और के द्वारा भी आता है, दोनों आते हैं। क्यों? क्योंकि हमें शब्दों पे नहीं जाना, हमें किस पे जाना है? हमें भाव पे जाना है। और भाव क्या बोलता है कि क्रिया किस साधन से हो रही है। जैसे नीता विद्यालय अगर जा रही है तो वो किस साधन से जा रही है? वो जा रही है कार से। किससे जा रही है? वो जा रही है कार से। ठीक, तो कार उसका क्या हो गया? साधन हो गया। तो यहाँ पर ये करण कारक है। तो इन वाक्यों को पढ़कर बताएं कि माँ किस चीज़ से फल काट रही है। हमने डिस्कस कर लिया चाकू से। और नीता किसके द्वारा विद्यालय जाती है? कार के द्वारा। तो इन वाक्यों में चाकू और कार करण कारक हैं, और माँ और नीता इन साधनों द्वारा क्या कर रहे हैं? क्रिया कर रहे हैं। माँ और नीता क्रिया कर रहे हैं और इसके लिए इनको इन साधनों की ज़रूरत पड़ रही है। करण कारक का विभक्ति चिन्ह जो है वो से है, और करण कारक क्रियाओं में किस चीज़ के साथ या किस चीज़ के द्वारा प्रश्न पूछकर पहचाना जाता है। हमें पहचानना है ना, तो हम यही तो पूछेंगे कि किस चीज़ से क्रिया हो रही है या किस चीज़ के द्वारा क्रिया हो रही है। इसका उत्तर अगर हमें मिल जाता है तो वो करण कारक हो जाता है। दूसरे शब्दों में, कर्ता जिस साधन अथवा माध्यम के द्वारा क्रिया करता है उसे करण कारक कहते हैं। याद रहे कि करण कारक में के साथ या के द्वारा विभक्ति चिन्ह भी प्रयोग किए जाते हैं। से भी प्रयोग होता है, के साथ भी प्रयोग होता है, के द्वारा भी प्रयोग होता है। जैसे मोहन ने नमक के साथ रोटी खाई। मोहन ने नमक के साथ रोटी खाई, तो इसमें जो के साथ है ये भी करण कारक है, क्योंकि साधन क्या है रोटी खाने का? नमक। उसने टेलीफोन के द्वारा अपने पहुंचने की सूचना दी, तो पहुंचने की सूचना उसने किसके द्वारा दी? टेलीफोन के द्वारा दी। तो वहाँ पर विभक्ति चिन्ह जो है वो के साथ और के द्वारा भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर भी क्या है? करण कारक है। तो करण कारक में मेनली हम से और के द्वारा पढ़ते हैं। मेनली हम क्या पढ़ते हैं? से विभक्ति चिन्ह आता है और के द्वारा विभक्ति चिन्ह आता है। ठीक है। एक चीज़ यहाँ पे नोटिस कीजिए, से विभक्ति का प्रयोग केवल साधन के रूप में ही नहीं किया जाता, बल्कि कारण आदि का बोध कराने के लिए भी किया जाता है। जैसे बच्चे गेंद से खेल रहे हैं, तो यहाँ पर जो गेंद से है वो साधन है। राम ने रावण को बाढ़ से मारा। राम ने रावण को बाढ़ से मारा, तो यहाँ पर बाढ़ से जो है वो क्या है? वो साधन है। क्या है? वो साधन है। यहाँ पर मेरे ख्याल में तो ये गलत लिखा है कि कारण है। कारण नहीं है, साधन ही है ना। तो करण कारक में क्या होता है कि कोई भी क्रिया आप कर रहे हैं, वो क्रिया किस साधन से कर रहे हैं, किस ऑब्जेक्ट से कर रहे हैं, किस वस्तु से कर रहे हैं, किसके द्वारा कर रहे हैं, किसके साथ कर रहे हैं, ये चीज़ें जो हैं ये वाक्य में आएंगी। करने वाला कर्ता होगा। क्रिया जिस
पर की जा रही है या क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ रहा है वो कर्म होगा, और क्रिया जिसके साथ की जा रही है वो क्या होगा, वो करण कारक होगा। ठीक है। अगला है बच्चों संप्रदान कारक। संप्रदान कारक की विभक्ति चिन्ह है को या के लिए। देखिए संप्रदान के शब्द में ही संप्रदान कारक का अर्थ छुपा हुआ है। इसमें शब्द आया है प्रदान, और प्रदान में भी शब्द आया है दान। इसका मतलब ये है कि जब आप किसी क्रिया को दान स्वरूप करते हैं, जब आप किसी क्रिया को दान देने के लिए करते हैं, दान स्वरूप करते हैं, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि संप्रदान कारक का इस्तेमाल होगा। और जब आप किसी को कुछ दान देंगे तो वहाँ पर को आएगा, या किसी के लिए कुछ काम करेंगे तो वहाँ पर किसी के लिए आएगा, है ना। देखिए भगत सिंह देश के लिए फांसी पर झूल गए, यानी कि उन्होंने अपनी जान दान में दे दी, कोई उसके बदले पैसा नहीं लिया, उन्होंने अपनी जान दान में दे दी। तो किसके लिए दे दी, देश के लिए दे दी, तो देश के लिए संप्रदान कारक है। सरला अपनी माँ के लिए नई साड़ी लाई, सरला अपनी माँ के लिए नई साड़ी लाई, तो सरला अपनी माँ के लिए नई साड़ी कैसे लाई, प्यार में लाई, है ना। किसमें लाई, प्यार में लाई, तो यहाँ पर ये संप्रदान कारक हो गया माँ के लिए। इन वाक्यों को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। भगत सिंह किसके लिए फांसी पर झूल गए, देश के लिए, और सरला किसके लिए नई साड़ी लाई, माँ के लिए। तो इन वाक्यों में देश के लिए और माँ के लिए संप्रदान कारक हैं। कर्ता भगत सिंह देश के लिए और सरला माँ के लिए कार्य कर रहे हैं। तो कर्ता द्वारा जिसके लिए क्रिया की जाती है उसे व्यक्त करने वाले शब्द को संप्रदान कारक कहते हैं। ध्यान रखें कि को परसर्ग का प्रयोग कर्म तथा संप्रदान दोनों कारकों में किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट बात है कि अगर हम संप्रदान कारक के साथ को लगा रहे हैं तो हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि हम कर्म कारक के साथ भी को लगाते हैं, लेकिन दोनों ही को में क्या है, अंतर है। लेकिन संप्रदान कारक में किसी को कुछ देने के अर्थ में को का प्रयोग किया जाता है, और कर्म कारक में देने के अर्थ में नहीं किया जाता है। कर्म कारक में क्रिया ही उस पर की जाती है। जैसे दादी जी ने अतुल को आवाज़ दी, दादी जी ने अतुल को आवाज़ दी, तो आवाज़ किसको दी, आप किसी के लिए क्रिया नहीं कर रहे हैं, है ना, आप किसी पर क्रिया कर रहे हैं। तो आवाज़ किसको दी, अतुल को, तो अतुल यहाँ पर कर्म कारक है। को अगर आप याद कर लेंगे ना तो को से तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आप नहीं समझ पाएंगे कि कर्म कारक कौन सा है और संप्रदान कारक कौन सा है। समीरा ने साक्षी को पढ़ना लिखना सिखाया, समीरा ने साक्षी को पढ़ना लिखना सिखाया, यानी कि सिखाने की क्रिया उन्होंने किसके लिए की, भाव देखना है, शब्द नहीं देखने हैं। एक बार फिर से भाव देखना है, शब्द नहीं देखने हैं। समीरा ने सिखाने की क्रिया किसके लिए की, साक्षी के लिए की। यहाँ पर किसका भाव है, यहाँ पर देने का भाव है, कर्म नहीं है ये, है ना, कर्म कारक नहीं है, यहाँ पर देने का भाव है। तो यहाँ जो को है ये विभक्ति चिन्ह कौन से कारक की मानी जाएगी, ये संप्रदान कारक की मानी जाएगी। तो दोनों की ही विभक्ति चिन्ह को है, कर्म कारक की भी को है और संप्रदान कारक की भी को है, लेकिन दोनों में क्या है, लेकिन दोनों में अंतर है। संप्रदान कारक में हमेशा क्या होगा, किसी को कुछ देने का भाव होगा, दान मतलब देने का भाव होगा। तो कर्म कारक में जिस शब्द के साथ को जुड़ा होता है उस पर क्रिया का फल पड़ता है। ध्यान रखिएगा कि कर्म कारक में जिस शब्द के साथ को जुड़ा होता है उस पर क्रिया का फल पड़ता है। किसको आवाज़ दी, यानी कि आवाज़ देने का फल किस पर पड़ा, अतुल पर, तो अतुल कर्म कारक है। और संप्रदान कारक में को का अर्थ किसके लिए होता है, के लिए होता है, के वास्ते होता है, के निमित्त होता है। इसमें को किसी को कुछ देने या किसी के लिए कुछ करने का भाव निहित रहता है कि अगर हम किसी को कुछ दे रहे हैं, किसी के लिए कुछ कर रहे हैं, तो वो भाव जो है वो उसमें आना चाहिए। तो ये संप्रदान कारक है। तो कर्म कारक और संप्रदान कारक को आपस में एक दूसरे के साथ क्या नहीं करना है, मिक्स नहीं करना है। ठीक है, दोनों को बिल्कुल अलग अलग समझना है। अब देखिए अगला कारक है अपादान कारक। इसका जो विभक्ति चिन्ह है वो से है। अभी आपने एक और पढ़ा था, उसका भी विभक्ति चिन्ह से था, वो क्या था, करण कारक। लेकिन अब दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पर से अलग सेंस में यूज़ होगा, वहाँ पर से अलग सेंस में यूज़ हो रहा था। जैसे देखिए बालक खेलने के बाद पार्क से बाहर निकल आया, अब यहाँ पर पार्क के साथ से आ रहा है, तो वहाँ क्या था, करण कारक में कि क्रिया किस साधन से हो रही है, तो बाहर निकलने का काम साधन तो नहीं है, तो
अपादान कारक में जो से आता है वो आता है दो चीज़ों के अलग होने के लिए, जुदा होने के लिए। अब पार्क से बाहर आया तो वो पार्क से अलग ही हो गया, पार्क से दूर आ गया। तो अगर आप किसी चीज़ से दूर चले जाते हैं तो वहाँ पर जो से का प्रयोग होता है, दूर जाने का भाव होता है, वहाँ पर हम अपादान कारक से का इस्तेमाल करते हैं। सभी खिलाड़ी विमान से नीचे उतरे तो वो विमान से हट गए, विमान से दूर चले गए, तो यहाँ पर जो से है वो अपादान कारक है। अब नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। बालक कहाँ से बाहर निकल आया? उत्तर है पार्क से। पिछले वाले एग्जाम्पल में पार्क से बाहर निकल आया। खिलाड़ी कहाँ से नीचे उतरे? विमान से। तो ऊपर दिए गए वाक्य में बालक का पार्क से और खिलाड़ी का विमान से अलग होना दिखाया गया है। अतः यहाँ पार्क से और विमान से करण कारक ना होकर कौन से हैं? अपादान कारक। तो ध्यान रखें कि से परसर्ग का प्रयोग करण और अपादान दोनों कारकों में किया जाता है, परंतु करण कारक में से जो आता है वो क्रिया के साधन के अर्थ में होता है। जैसे मैंने पेंसिल से लिखा, साधन है, जबकि अपादान कारक में क्या होता है? मैंने खिड़की से झांका, है ना। तो वहाँ पर क्या है? वहाँ पर अपादान कारक है। वहाँ का प्रयोग जो है वो अलग होने या डरने या तुलना करने, जाने, दूरी बताने या जानने के लिए किया जाता है। दूसरे शब्दों में संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी वस्तु से अलग होने का भाव प्रकट हो उसे क्या कहते हैं? अपादान कारक कहते हैं। संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी वस्तु से अलग होने का भाव प्रकट हो उसे अपादान कारक कहते हैं। ध्यान रहे कि करण और अपादान कारक दोनों का परसर्ग से होता है, लेकिन दोनों में अंतर होता है। करण कारक में से परसर्ग का प्रयोग साधन के अर्थ में किया जाता है, जबकि अपादान कारक में से परसर्ग का प्रयोग अलग होने, दूरी बताने, तुलना करने, डरने, लजाने आदि के अर्थ में किया जाता है। ठीक है। अगला कारक है बच्चों संबंध कारक। और संबंध कारक की जो विभक्तियां होती हैं वो होती हैं का, की, के, रा, री, रे, नानी में, है ना। यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर हम संबंध बताते हैं। जैसे आभा की फ्रॉक नीली है, तो आभा की फ्रॉक, आभा और फ्रॉक में क्या संबंध है? कि फ्रॉक आभा की है। यह घर नीलेश का है, घर में और नीलेश में क्या संबंध है? कि घर जो है वो नीलेश का है। तो किसकी फ्रॉक नीली है? आभा की। किसका घर है ये? नीलेश का। तो ऊपर दिए गए वाक्यों में आभा का फ्रॉक से और नीलेश का घर से संबंध प्रकट होता है, अतः इनमें आभा और नीलेश का जो कारक है वो क्या है? संबंध कारक है। दूसरे शब्दों में अगर हम बात करें तो संज्ञा या सर्वनाम का जो रूप किसी वस्तु या व्यक्ति का दूसरे के साथ संबंध स्पष्ट करे उसे संबंध कारक कहते हैं। देखिए कारक की परिभाषा में हमने पढ़ा था कि संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के साथ उसका संबंध प्रकट होता है वहाँ पर कारक होता है, लेकिन संबंध कारक में बात थोड़ी सी अलग है। यहाँ पर संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध दूसरे किसी वस्तु या व्यक्ति के साथ प्रकट हो, यहाँ पर क्रिया के साथ प्रकट नहीं होता है, दूसरे व्यक्ति या वस्तु के साथ प्रकट होता है, तो वहाँ पर संबंध कारक होता है ना। और संबंध कारक में कौन कौन से विभक्ति चिन्ह आते हैं? काकी के और रारी के। इसी तरीके के उदाहरण सामने आएंगे आपके। अब अगला कारक है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक में क्या होता है? हाँ, जो हम प्रेपोजिशन पढ़ते हैं, है ना, संबंध बोधक, इसमें वो प्रयोग किए जाते हैं। जैसे में है, पर है ना, पे है, इस तरह के शब्द जो हैं वो अधिकरण कारक में आते हैं। जैसे बिल्ली सोफे पर बैठी है, तो ऑन द सोफा, यहाँ पर जो ऑन होगा वो अधिकरण कारक के केस में आएगा। माँ रसोई घर में है, तो माँ का रसोई घर से क्या संबंध है? कि माँ रसोई घर में है, तो यहाँ पर जो में आ रहा है ये अधिकरण कारक का उदाहरण है। तो बिल्ली कहाँ बैठी है? उत्तर है सोफे पर। माँ कहाँ है? उत्तर है रसोई घर में। तो उपरोक्त वाक्यों में सोफे पर और रसोई घर में शब्दों के द्वारा क्रिया के आधार पर स्थान का पता चलता है, अतः यहाँ सोफे पर और रसोई घर में अधिकरण कारक है। तो संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप के द्वारा क्रिया के आधार का स्थान का पता चले कि क्रिया कहाँ हो रही है, क्रिया का आधार कहाँ है, ठीक, वहाँ पर कौन सा होता है? अधिकरण कारक होता है। कौन सा होता है? अधिकरण कारक होता है। ठीक है। काकी के, को नहीं आता है इसमें आता है काकी के। अगला कारक है, अंतिम कारक है संबोधन कारक, और इसमें संबोधन वाले शब्द आते हैं जैसे हे, अरे, अहो,
ये संबोधन वाले हैं। जैसे हमने बोला अरे तुम अभी तक यहीं खड़े हो, तो उसमें जो अरे शब्द है वो एक विभक्ति चिन्ह है, वो एक कारक है। हे ईश्वर से सद्बुद्धि दो, तो जो उसमें हे ईश्वर है वो संबोधन कारक है। तो इन वाक्यों में अरे एवं हे से संबोधित किया गया है, अतः ये संबोधन कारक है। संबोधन कारक के विभक्ति चिन्ह हे, अरे, अहो ये सभी शब्द होते हैं। दूसरे शब्दों में अगर हम बात करें तो जिन शब्दों से किसी को पुकारने, बुलाने या सचेत करने का भाव प्रकट होता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। संबोधन शब्दों का प्रयोग संज्ञा शब्दों से पहले होता है और इनके बाद संबोधन चिन्ह लगाया जाता है। आप देखो यहाँ पर अरे वाक्य से पहले प्रयोग कर दिया है ना, हे वाक्य से पहले प्रयोग कर दिया, और इनके बाद ज़्यादातर केसेस में यहाँ पे तो कॉमा लगाया है, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पर संबोधन चिन्ह लगाया है, तो इसे हम क्या कहते हैं, इस चिन्ह को हम संबोधन चिन्ह कहते हैं। ठीक, तो ये आपके कारक थे, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक और अधिकरण कारक, और उसके बाद संबोधन कारक। कितने टोटल कारक हो गए बच्चों आपके? 8 कारक हो गए, है ना। उनके विभक्ति चिन्ह के साथ बोलिए एक बार। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के लिए, संबंध का, की, के, रा, री, रे, और अधिकरण में, पेपर, और उसके बाद संबोधन हे, ओ, अरे। इस तरीके से हम कारक और उनके विभक्ति चिन्हों को याद रखते हैं, अपने दिमाग में रखते हैं, और जब उदाहरण आते हैं तो उदाहरणों से हम पहचानने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। अब तक हमने क्या क्या सीखा लिंग, कारक और वचन में। देखिए, पुरुष या स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द लिंग कहलाते हैं। लिंग के 2 भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का पता चलता है उसे वचन कहते हैं, और वचन के 2 भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। वचन की पहचान मुख्यतः 2 प्रकार से होती है, संज्ञा अथवा सर्वनाम के रूप में और क्रिया के रूप में। वचन की पहचान मुख्यतः 2 प्रकार से होती है, संज्ञा अथवा सर्वनाम के रूप में और क्रिया के रूप में। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया से जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। कारक चिन्ह को हम परसर्ग या विभक्ति चिन्ह भी कहते हैं, और कारक के 8 भेद होते हैं, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। इतना हमने आज सीखा है, और यहाँ पर आपका चैप्टर खत्म हो जाता है। अब आगे ये आपके कुछ अभ्यास प्रश्न हैं जिन्हें आप स्वयं हल कीजिए। ये सभी आप स्वयं हल कर सकते हैं। लिंग किसे कहते हैं, अभी हमने परिभाषा पढ़ी है। पुल्लिंग शब्द कौन से होते हैं, ये आप लिख सकते हैं। वचन किसे कहते हैं, ये आप लिख सकते हैं। कारक किसे कहते हैं, ये भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, और जब भी लिखें इसे परिभाषाओं को तो बिना उदाहरण के साथ ना लिखें, यानी कि आपको उदाहरण भी लिखने हैं। लिंग के कितने भेद होते हैं आप जानते हैं, नाम भी बता सकते हैं। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाना है। वचन कितने प्रकार के होते हैं, नाम लिखना है केवल। एक वचन और बहुवचन में क्या अंतर होता है, ये भी आप लिखेंगे। सभी कारकों के नाम और उनके चिन्ह लिखिए, आसान है। कर्ता एवं कर्म कारक की परिभाषा दीजिए, ये भी आप लिख सकते हैं। कर्म और संप्रदान कारक का अंतर वाक्यों द्वारा समझाइए, ये अभी आपको समझाया गया है, आप कर सकते हैं। और करण और अपादान कारक में क्या अंतर होता है, ये भी आप कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, ये सभी प्रश्नों के उत्तर स्वयं हल करने हैं। ठीक है, और बिल्कुल सही सही हल करने हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो बुक है आपकी, चैप्टर को एक बार अपने आप से पढ़िए, समझिए, कोई दिक्कत आती है तो पूछिए और खुद से सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, है ना। मम्मी पापा की हेल्प मत लीजिए, क्योंकि अब आप ग्रो अप हो रहे हैं, अब आप बड़े हो रहे हैं, तो आपको अपने आप अपनी पढ़ाई की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ओके, तो इसके आगे कुछ और एक्सरसाइजेस हैं जो हम आपको सॉल्व कराएंगे अगले वीडियो में। तो तब तक आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। बाय बाय।